ताड़ियों से अभिनंदन। दोस्तों, मेरा दिल्ली से गुजरना हुआ एक विदेश यात्रा पर, और संयोग से इसी दिन आप लोग फिर दोबारा मिल रहे हैं। मैं पिछली बार 6 जून को आया था और बहुत खुशी हुई आप सभी से मिलकर, जो कि और भी बड़े संख्या में आए हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात, बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से आए हैं, बहुत अच्छे सलीके से, तरीके से। आज कुछ कहें तो सुन भी सकते हैं, ऐसा लग रहा है। सुन सकते हैं आप मेरी बात? बहुत 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 खूब। तो मैं अपना परिचय दूं तो आप में से बहुत लोग मुझे जानते हैं। मैं सोनम वांगचुक हूँ, लद्दाख से आता हूँ। मगर उससे भी ज़्यादा मैं कहना चाहूँगा, मेरी ज़िंदगी क्या रही है। मैं अपनी ज़िंदगी को संक्षेप में अगर कहूँ तो शिक्षा और पर्यावरण, शिक्षा और पर्यावरण हमेशा से मेरे मुद्दे रहे हैं, क्योंकि यही हमें अंधकार से उजाले की तरफ ले जा सकता है। तमसो मां ज्योतिर्गमया विद्योर्मा अमृतम गमया। तो शिक्षा मेरा हमेशा मुद्दा रहा है, क्योंकि हमारे लिए बिना ज्ञान के हम अंधकार में अंधों की तरह होंगे। और दूसरा पर्यावरण, हमारे पृथ्वी का पर्यावरण संतुलन, हमारे सांस लेने की हवा, पीने का पानी, ये स्वच्छ हो तभी हमारी शिक्षा भी काम आएगी। वो आने वाले पीढ़ियों के लिए कैसे सुनिश्चित करे, ये मेरा मुद्दा दूसरा रहा है। शिक्षा और पर्यावरण मेरा मुद्दा रहा है, और सत्य और अहिंसा मेरा रास्ता रहा है, जिस पे आप सब भी चल रहे हैं। आप सभी को बधाई कि आज आप अहिंसा के रास्ते पे बहुत ही शांति से फूलों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो उसका मैं अभिनंदन करता हूँ आप सभी को। ये हमारा रास्ता हो, मेरा रहा है हमेशा से। सत्य पर चलें, सच पनपे और झूठ दबे, ना कि उसका उल्टा। उसी तरह हमेशा कहता आया हूँ, इस रास्ते पर चलते हुए इंसाफ हमारी मंजिल है, इंसाफ हमारी मंजिल है। हर एक को इंसाफ मिले, शिक्षा के द्वारा न्याय मिले सभी को, ये हमारे मंजिल है। तो आज मुझे यहाँ आकर आप लोगों से फिर दोबारा मिलकर ये बताने में बहुत खुशी हो रही है। मैं ये आप सभी कॉकरोचों को बोल रहा हूँ, आप सबका अभिनंदन। और आपके जो कॉकरोचों के माता पिता, जो कि कॉकरोच ही हुए, कॉकरोचों के माता पिता हैं, तो सारे माता पिताओं को अभिनंदन करना चाहूँगा। और यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं, हिफाजती दस्ते हैं, सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, अफसर हैं, उन सबको भी मैं अभिनंदन करना चाहूँगा, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं आप ही की तरह विद्यालयों में, परीक्षाओं में चक्कर खा रहे हैं। तो उनकी भी हमदर्दी हमारे साथ है। तो मैं उन सभी को अभिनंदन करना चाहूँगा जो यहाँ पर हमारे सुरक्षा के लिए आए हैं। फिर दोबारा अभिनंदन सबका। तो जैसा हमने देखा है, मैंने पहले भी कहा है कि शिक्षा की हालत अच्छी नहीं है। हम यहाँ पर आज जो हमें मुद्दा दिख रहा है वो है परीक्षाओं का। जिस तरह से सालों के मेहनत के बाद, 12 वर्ष के मेहनत के बाद, तपस्या के बाद एक परीक्षा होती है, उसमें भी अगर बेईमानी हो, धांधली हो, सच की विजय नहीं हो, असत्य की विजय हो, तो फिर कोई विद्यार्थी करे तो क्या करे जब वो अपनी तपस्या का फल लेने आता है। तो ये आपका आज का मुद्दा है, मगर मैं हमेशा कहता हूँ कि इसके पीछे भी जरूर देखें। ये तो सिर्फ पैमाना है, ये तो सिर्फ एक मापदंड है जिसमें कमी है, मगर जिसे मापा जा रहा है उसमें और ज्यादा कमी है। पूरे शिक्षा प्रणाली को
सुधारने की जरूरत है। और दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है सोनम सर, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं प्लीज। पानी सबको मिलेगा, प्लीज सोनम सर की बात सुन लीजिए पहले। पानी सबको मिलेगा, हवा भी मिलेगा अगर आज से हम पर्यावरण की खिदमत करें, उसका ख्याल रखें। नहीं तो इसी तरह हम पानी के लिए तरसेंगे और सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। तो हम कह रहे थे कि शिक्षा में हो क्या रहा है इस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि दूध को मापते कैसे हैं, लीटर में मापते हैं कि ग्राम्स में मापते हैं। उसमें उतार चढ़ाव ऊपर नीचे हो, उसके लिए हमें इतना चिल्लाना, इतना मेहनत करना पड़ रहा है। अब कोई हमें बताए कि वो दूध ही पानी में मिला है या पानी में दूध मिला है, यानी कि प्रणाली ही गड़बड़ है, तो हमें कितना दुख होगा। तो इसलिए ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो हमें दिखता है। ये परीक्षाएं, जो शिक्षा की प्रणाली है, उसी में बहुत बेहतरी लाने की जरूरत है। मैं सराहना चाहूंगा कि भारत में अच्छी शिक्षा नीति आई है और उसका धन्यवाद भी करना चाहूंगा, मगर उसका अमल, उसका जो व्यावहारिक जमीन पे उतारना है, उसमें बहुत कमियां हैं। तो उसके लिए हमें आवाज उठानी होगी कि शिक्षा की प्रणाली को भी सुधारा जाए। अब थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए, प्रणाली भी सुधर गया और परीक्षाएं भी ठीक हो गई, तो क्या आगे जाकर आपकी जिंदगी बहुत खुशहाल या गर्व का होने वाला है? क्या आप सर उठाकर चल सकते हैं उस अच्छी शिक्षा में, उस अच्छे परीक्षा में उत्तीर्ण होकर? क्या सर उठा के चल सकते हैं? आप यहाँ पर नीट, जेईई, यूपीएससी की बातें कर रहे हैं, उन परीक्षाओं की। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा जिससे मुझे बहुत निराशा होती है कि ये परीक्षाएं ठीक भी हों तो ऊपर क्या माहौल अच्छा है, क्या सत्यमेव जयते का माहौल है या नहीं हमारे देश में, वो भी देख लीजिए। उसे भी सुधारने की जरूरत है, वरना परीक्षाओं में आप निकलेंगे आसमान से गिरे खजूर पे अटकेंगे। मैंने पिछले 1 साल में क्या देखा है, नीट, जेईई, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। अब एक संक्षिप्त में बताऊं तो जो सिविल सर्विसेज है उसका अगर लें तो मैंने तो ये देखा है कि जो बच्चे, जो युवक युवतियां इतने अरमानों के साथ, इतने सपनों के साथ परीक्षाएं उत्तीर्ण होकर आगे जाते हैं, तो उनकी हालत क्या होती है, जो कि आपकी भी हालत होने वाली है अगर आप इस पर भी ध्यान नहीं देते हैं। तो इंजीनियर्स, डॉक्टर का आप देख लीजिएगा। मैं आपको सिविल सर्विसेज का बताता हूं। मैंने पिछले साल में एक होनहार, बहुत ही सज्जन युवक को आईपीएस बनते देखा है। आईपीएस, पुलिस के बड़े अफसर होंगे, और मुझे पूरा मालूम है कि उनके आंखों में कितने सपने रहे होंगे, उनके माता पिता के कितने सपने रहे होंगे कि आप ये देश की सेवा करेगा। आपको पता है आज के इस हालात में उनसे क्या कराया जाता है? देश की सेवा नहीं, देश को ही बर्बाद करने के काम पे उन्हें लगाया जाता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। जब 8 महीने पहले मुझे जेल भेजा गया ये कहकर कि मैं एंटी नेशनल हूं, तो धन्यवाद, मगर हमें मेरे इस उदाहरण पे नहीं जाना है, आपको रास्ता साफ करना है ताकि ऐसा आपके साथ भी नहीं हो। तो मुझ पे जिसने हमेशा देश की सेवा की है, शिक्षा, पर्यावरण के जरिए, उस पर एंटी नेशनल होने के इल्जाम, एलिगेशन, फेक लगाने के लिए उस आईपीएस ऑफिसर के सर पर बंदूक रखा जाता है कि तुम ये लिखोगे और साइन करोगे। ऐसे झूठ पर आपको साइन करने का वक्त आ सकता है, जबकि आपने देश की सेवा करनी थी। आप
देश को ही तोड़ने में लगा दिए जाते हो, ये आगे होता है। वैसे ही मैंने देखा है आईएएस, जिसे इतना प्रतिष्ठित मानते हैं, जिसे पाने के बाद कितने सपने देखते हैं हमारे युवक युवतियां, आप लोगों के भी सपने होंगे, मगर आगे जब वो सर्विस में जाते हैं तो वो जो गिरफ्तारी का वारंट था या डिटेंशन ऑर्डर था मेरा, जिसमें मनगढ़ंत बातें कही गई थी कि ये पाकिस्तान से, ये चीन से इसने दंगे उकसाए, जिनका किसी को भी भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, ये सच है, मगर उस पर साइन एक आईएएस ऑफिसर से करवाया जाता है। आप समझ रहे हैं, ये आगे आपका भविष्य है। अगर देश में सत्यमेव जयते नहीं हो, अगर देश में यही हालत रही तो आप परीक्षाओं से पार कर लेंगी तो ऐसे डॉक्टर बनेंगे जो फर्जी सर्टिफिकेट देंगे, किसी को क्रिमिनल बनाने का, किसी को क्या दवा दिलवाएंगे, आपसे कोई भरोसा नहीं है। वैसे ही इंजीनियर्स जो किसी भी चीज को कुछ भी फर्जी सर्टिफिकेट देते फिरेंगे, वैसे ही आप आईपीएस आईएएस बने भी तो अगर सफाई नहीं हो, ट्रांसपेरेंसी नहीं हो, ट्रस्ट नहीं हो देश में, तो फिर ऐसे ऑफिसर्स बनेंगे जो निकले तो थे देश की सेवा में, मगर उनको ऐसे कामों में लगा दिया जाता है। अब उनके सामने उनका तनख्वाह, जो कि उनका हक है, उनके सैलरीज वो उनका हक है, उसके लिए उन्हें ईमान बेचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आप बताइए? क्या तनख्वाह के लिए हमें अपना जमीर बेचने की जरूरत होनी चाहिए? बेईमानी करने की जरूरत होनी चाहिए? एक निर्दोष को दोषी घोषित करने की जरूरत होनी चाहिए आपको आपके तनखे के लिए? और दूसरा आता है तनखे के बाद तरक्की यानी कि प्रमोशन। वो प्रमोशन तो आपका अधिकार है, इसकी जितना सेवा करें उतना आप ऊंचा उठें, मगर आपका प्रमोशन तब मिलता है जब किसी को आप देशद्रोही घोषित करके जेल में भेज देते हैं। तो ऐसा क्या आपके प्रमोशन का कारण होना चाहिए? ये मैंने हर जगह देखा, अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, अपना अनुभव बता रहा हूं। ऐसे आईपीएस ने चार्जेस लिखवाए, ऐसे कमिश्नर ने उस पे साइन किए, फिर मुझे भेजा गया जेल जोधपुर में, जहां पर जेल के जो अफसर थे बहुत ही सज्जन थे, बहुत ही अच्छे थे, मगर उनसे सारे गलत काम करवाए जा रहे थे। उनसे इंसाफ को रोकने का काम करवाया जा रहा था, रिस्ट्रिक्शन ऑफ जस्टिस एंड एविडेंस, जो कि अनैतिक है। किसी कैदी को आजाद ना हो, उसके विपरीत आपसे काम करवाया जाए। क्या आप इसके लिए ये परीक्षाएं दे रहे हैं?